हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेई रिवीजन चेकलिस्ट। और आज हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, विच इज रैंडम वेरिएबल के अगर मीन और वेरिएंस का कैलकुलेशन आपसे पूछा जाता है तो हम यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस को समझते हैं, कैसे फॉर्मुलेज अप्लाई करते हैं, कैसे आंसर्स निकालते हैं, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द 17th वीडियो ऑफ 40 वीडियो सीरीज जो हमने यहाँ पर अभी लॉन्च करी है, एंड दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल आइडियाज जो आपके जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्लेलिस्ट को देखे बिना किसी भी बच्चे ने अपना जेई मेन का पेपर नहीं देना चाहिए। आपको बच्चों यहाँ पर अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप यहाँ पे सेशंस को लाइक जरूर करें और यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे बेनिफिट यहाँ पर ये सीरीज कर रही है। आपके साथ में यहाँ पर इस तरह के सेशंस रेगुलरली आ रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे रेगुलर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करें। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज के डिस्कशन। रैंडम वेरिएबल और उसका मीन और वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, इसकी हम यहां पे अब बात करना शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस में पता होना चाहिए कि यार एक टर्मिनोलॉजी आती है विच इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी का एनालिसिस करके मीन या फिर वेरिएंस की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे होगा, आपके इसमें यहां पे कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, वो अब यहां पे रैंडम वेरिएबल इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहां पर चेंज होता रहेगा कि भाई हम बात किस चीज की कर रहे हैं। तो हम रैंडम वेरिएबल अब यहां पे एक्स इसको बोल देते हैं ताकि हम यहां पे जो एक्चुअल सिनेरियो है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। लेट इट बी सम रैंडम वेरिएबल एक्स, ऐसा यहां पर बेसिकली बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू जैसे यहां पर इस एग्जांपल में लिखी गई है कि आपका जो रैंडम वेरिएबल एक्स है ये कभी कभी 2 बन सकता है वैल्यू में, ये कभी कभी 3 बन सकता है, ये कभी कभी 4 बन सकता है। लेकिन कब बनेगा या फिर कितने चांसेस के साथ में बनेगा या फिर किस प्रोबेबिलिटी के साथ में बनेगा, वो भी यहां पर इसी टेबल में मेंशन्ड है कि भाई ये रैंडम वेरिएबल बेसिकली आपका 2 वैल्यू बनेगा, लेकिन उसके चांसेस कितने हैं, 0.3 के बराबर है। ये रैंडम वेरिएबल आपका 3 के बराबर वैल्यू लेगा, लेकिन उसके चांसेस क्या हैं, 0.4 के बराबर हैं। और वैसे ही 4 यहां पर वैल्यू बनने के चांसेस 0.3 के बराबर आपको मिल रहे हैं, राइट। सो इस तरह से आप यहां पर जब अपने प्रोबेबिलिटीज को लिख लेते हो, यहां पर जो भी पॉसिबल वैल्यूज आपके रैंडम वेरिएबल ले सकता था, हमने सभी के वैल्यूज प्रोबेबिलिटी वाले इसी टेबल में मेंशन कर दिए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है हमने यहां पे सारा ही मेंशन कर दिया है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आप यहां पे ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटीज का जो हो रहा है उनका टोटल 1 के बराबर आ रहा है। तो आपने बेसिकली यहां पर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किस चीज को किया है, आपने वो जो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है उसके टुकड़े बेसिकली यहां पर कर दिए हैं और वो इस टेबल में यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। अच्छा, जब भी आपके इसमें यहाँ पे इस तरह का डेटा कुछ ना कुछ आता है, आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में है ना अपने कई सारे यहाँ पर वैल्यूज निकालना सिखाया गया है, मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, बहुत सारे आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर अपना पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। एंड मुझे लगता है कि आपने इसी सीरीज के अंदर कुछ हद तक यहाँ पे रिविजन ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स का करके रखा है। सो यू ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द फॉर्मुलेज जो स्टैटिस्टिक्स में हमें दिखाई देते हैं। बट नाउ प्रोबेबिलिटी के अंदर यही आइडिया कैसे आप रेप्लिकेट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहले तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि यार आपके पास में जब भी इस तरह का कोई टेबल आएगा, इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटीज का सम है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा, जैसे कि इस सवाल में आपको दिखाई दे रहा है, इस एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है। बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडिया जो हमें यहां पे याद हमेशा ही रखना है। अगर बाय चांस आपके पास में कोई अननोन यहां पे दे देता, लेट से यहां पर अगर मैंने आपको 0.4 ना देके कोई रैंडम वैल्यू के यहां पे लिख के दे दी होती, तो आप खुद आइडिया लगा सकते थे कि यहां पर 0.4 ही आना चाहिए, क्योंकि ये 0.3 ये 0.3 तो बच कितना गया है, 0.4 ही बच गया है 1 में से, ठीक है ना। तो आप यहां पे कुछ मिसिंग वैल्यूज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, क्योंकि आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो देखने को मिल रहा है वो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी 1 का ही एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑलराइट, सो ये एक चीज है जो आपको यहां पे याद रखनी है इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके अलावा जो मीन एंड वेरिएंस के फॉर्मुलेज हमारे निकल कर आते हैं उनको भी हम यहां पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने जो रेगुलर स्टैटिस्टिक्स का यहां पर डिस्कशन है वो देखा हुआ है, नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में आप जाके थोड़े इनिशियल वीडियोस अगर देखेंगे तो वहां पर आपको स्टैटिस्टिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस देखने के लिए मिलेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुला जो मीन का हम रेगुलरली पढ़ते हैं वहां पर, वो मैं आपको बताता हूं, विच इज बेसिकली सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, है ना। ये हमारा मीन का एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर बेसिकली ये fi जो होता है वो क्या है, किसी एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी आपको बता रहा होता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी वहां पर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं कि यार कोई एक वैल्यू के आने के चांसेस क्या है या फिर कोई एक वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर आप वैसे अगर सोचोगे तो यहां पे fi और pi काफी एक जैसे काम कर रहे हैं। fi बता रहा है कि कितनी बार आ रहा है, मतलब कौन ज्यादा बार आ रहा है, कौन कम बार आ रहा है, अल्टीमेटली यही चीज तो fi भी बता ही रहा है। तो हम यहां पे वेरी सेफली ट्रांजिशन अगर करना चाहें तो हम fi को pi से रिप्लेस करने में आई गेस इंटरेस्टेड रहेंगे। यार आपका जो यहां पे रैंडम वेरिएबल x है
उसके करस्पॉन्डिंगली आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी मेंशन्ड है, राइट। तो हमारे इस तरह के सवालों में जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आते हैं तो आपके इसमें यहाँ पे रादर देन फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज ऑब्वियसली इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रिप्लेस करेंगे एफ की जगह पी अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपके यहाँ पर जो मीन का वैल्यू यहाँ पर बनेगा वो हो जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई अपॉन सिग्मा पी आई। बट एक अच्छी बात अभी हम पढ़ के आए हैं कि सिग्मा पी आई का वैल्यू तो 1 के ही बराबर होता है। तो ये चीज यहां पे एक्चुअली सिंप्लीफाई हो जाती है एंड दैट्स व्हाई वी गेट अ वेरी सिंपल लुकिंग फॉर्मूला फॉर मीन व्हिच इज सिग्मा पी आई एक्स आई, दैट्स इट। सिग्मा पी आई एक्स आई आपका यहाँ पे मीन का फॉर्मूला बन चुका है, ये आपको याद रखना है, ये आपको अप्लाई करना है, राइट। एंड इसके ऊपर सवाल आपको डायरेक्टली मिलेंगे। एक और चीज यहां पे वर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान रखनी चाहिए कि यार आपका जो मीन होता है उसको प्रोबेबिलिटी की भाषा में एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। तो अगर किसी ने एक्सपेक्टेशन वर्ड इस्तेमाल करके आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा है तो भी आपको सिग्मा पी आई एक्स आई का ही वैल्यू निकाल के बताना है। मीन बोला है तो भी आपको यही कैलकुलेशन करनी है, राइट। सेम ही मतलब होता है इनका। लेकिन अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो फिर से हम यहां पे इस तरह का डिस्कशन कर सकते हैं कि यार मेरे पास में जो वेरिएंस का एक्चुअल फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स में वो सिग्मा स्क्वायर वाला क्या है। मेरे पास में है यहां पे सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको यहां पे याद आ रहा होगा, एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस जो आपका मीन आया था उसका स्क्वायर, जो आपका मीन आया था उसका स्क्वायर, ऐसा हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो हमने यहां पर अभी डिसाइड क्या किया है कि हम fi को pi से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे आप pi रिप्लेस करते हो तो नीचे फिर से आपका 1 बनेगा और ऊपर आपके इसमें यहां पे pi xi स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहां पर ध्यान से, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपका कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है, राइट। तो ये चीज इसके अंदर आपकी कन्वर्ट हो रही है कि एक बार ध्यान से देख लें सारे बच्चे, हो रही है बिल्कुल। आपके यहां पे देखो ध्यान से, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर यहां पर बनेगा एंड यहां पर हम अपने मीन को बेसिकली EX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर एक्सपेक्टेशन बेसिकली हम इसको कह रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करें, राइट। तो हम आज के सवालों में म्यू जहां देखेंगे मतलब हम उसको मीन है ना यहां पे बोल रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नोटेशन से जो हमें यहां पर बेसिकली पता होना चाहिए, हम वहां पर एक्चुअली एक्स बार प्रेफर करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बट स्टैटिस्टिक्स में भी यहां पर बहुत सारे बच्चों को म्यू इस्तेमाल करने की आदत होती ही है, राइट। यहां पर भी आप या तो म्यू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप यहां पे ई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो आपके जो फॉर्मुलेज हैं ये स्टैटिस्टिक्स वाले ही फॉर्मुले हैं, बस हमने क्या किया है, ये अपना आइडिया जो है फ्रीक्वेंसी से चेंज करके प्रोबेबिलिटी में शिफ्ट किया है, राइट। और जैसे हमने शिफ्ट किया तो कुछ कुछ यहां पर मैनेज हमने यहां पे चीजें जब करी तो कुछ इस तरह से दिखने वाले फॉर्मुलेज हमारे पास में जनरेट हुए हैं, राइट। ये फॉर्मूला हो गया है हमारे पास में मीन के लिए और ये फॉर्मूला हो गया है हमारे पास में वेरिएंस के लिए, राइट। सो नाउ ऑल वी हैव टू डू इज अंडरस्टैंड कि इनको अप्लाई हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस में और किस तरह के सवाल आपको यहां पे देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में इसी वीडियो में हम बात करेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो इन्हीं फॉर्मुलेस का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है इन स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, है ना। लेकिन पहले इन फॉर्मुलेस के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर यहां पे ट्रांजिशन जो होगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। यहां पर बेसिकली क्या बोला गया है, रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो, ओके, देन द वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज हाउ मच। हमें वेरिएंस की वैल्यू निकाल के बतानी है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला आप अगर ध्यान से देखते हैं तो वेरिएंस के फॉर्मूले में भी मीन आ रहा होता है। तो इवन इफ द क्वेश्चन इज फॉर वेरिएंस, आपको मीन तो देखो निकालना ही है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट कि मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा पी आई एक्स आई, राइट। मीन का फॉर्मूला, मीन को अगर मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूं तो सिग्मा पी आई एक्स आई हमारा फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, पी आई एक्स आई पी आई एक्स आई पी आई एक्स आई, और इन सबको ऐड करना है, सिंपल है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0.6 बनेगा, यहां पर आपके पास में 1.2 बनेगा, आगे भी आपके पास में 1.2 बनेगा एंड ये कितना हो जाएगा 2.4 एंड यहां पे टोटल आपका 3 के बराबर हो रहा है। सो इस क्वेश्चन में जिस तरह से डेटा दिया है आपका मीन का वैल्यू 3 बहुत ही इजीली हमने निकाल लिया। अब आपको तो लेकिन वेरिएंस तक पहुंचना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो वेरिएंस के अंदर क्या आता है, वेरिएंस का जो आपका यहां पे फॉर्मूला है या फिर नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर, वो कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर एंड माइनस जो आपने मीन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है उसका स्क्वायर। तो पी आई के अंदर एक्स आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है अब की बार, ठीक है ना। पी आई के अंदर एक्स आई का स्क्वायर, तो यहां पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 0.3 इंटू 4 मतलब 1.2 हो जाएगा, प्लस आपको पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब आपको यहां पे 0.4 में 9 मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे 3.6 हो जाएगा एंड यहां पर आपको 0.3 में 16 मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर 4.8 हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर एंड माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने मीन निकाल रखा है उसका स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है,
ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास में 1.2 और 4.8 कितना है, 6 के बराबर है। ये आपका 9.6 बनेगा। सो 9.6 माइनस 9 आपका अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर यहां पे दे देगा, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने क्यों किया, ताकि आप बस यहां पर एक बार ये देख लें कि फॉर्मूलेज अप्लाई कैसे होते हैं, है ना। यहां पर एक बार एटलीस्ट ऐसा किया वो होना चाहिए। अगर आपने पहले इस तरह का सवाल सिंपल वाला करके रखा है तो मेरे ख्याल से आपके लिए यहां पे कुछ नयापन नहीं था इसके अंदर। बट बाकी जिन बच्चों ने यहां पर ये पहली बार अगर फॉर्मूलेज देखे बाय चांस, तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते एटलीस्ट आना चाहिए, राइट। सिग्मा पी आई एक्स आई एंड सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ऑलराइट। यहां पर हमारा 0.6 आंसर आया है। अब यहां पे जो हमारे सवाल है, जिस तरह के सवाल आने के चांसेस बनते हैं, उस चीज पे हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं। एंड जैसे ये सवाल देखो, काफी रिसेंट आपको यहां पर पूछा गया सवाल है। एंड यहां पर फिर से देखो सवाल तो वैसा ही कुछ है कि आपने यहां पे मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इस बार बोला है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपके यहां पे फिर से जो होगा, हालांकि हमने यहां पे अभी इसको बोला नहीं है, बट ये बेसिकली आपके वेरिएंस का ही अंडर रूट होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, लेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, म्यू है और सिग्मा के बराबर है। आपको एडिशनली एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सिग्मा माइनस म्यू करके आपको 2 के बराबर वैल्यू मिलती है। तो अल्टीमेटली आपको यहां पे सिग्मा प्लस म्यू करके अपना फाइनल आंसर यहां पे रिपोर्ट करना है। तो आप अगर यहां पे इस टेबल में देखते हैं तो सबसे पहले मिसिंग वैल्यू देखो, आपको 2 वैल्यूज अननोन है, सब समझ में आता है। ये हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता, लेकिन ये जो के वाली वैल्यू है ये हम काफी इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर मेरे पास में होता है तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट जो आपकी हुई है वैल्यू वो प्रोबेबिलिटी की है, और 1 प्रोबेबिलिटी को हमने यहां पे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। मतलब अगर मैं सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करता हूं, मतलब 1/3 है, k है, 1/6 है, 1/4 है, तो 1 ही आना चाहिए। सिग्मा पी आई का आंसर हमेशा ही आपके पास में 1 ही आना चाहिए, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं रहा ना, और कोई भी ओवरलैपिंग वैल्यू भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यार यहां पे ये भी हो गया वो भी हो गया, ठीक है ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है आपके, इसलिए यहां पे सबको ऐड करके यहां पे आपका आंसर 1 हमेशा आपको मिलेगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 1/3 1/6 ऐड करके 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/4 जोड़ के आपका 3/4 हो जाएगा। 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, k की वैल्यू आपकी सीधे सीधे 1/4 बन जाएगी। तो कहीं पर भी अगर k इस्तेमाल करना है तो आप बिना डरे 1/4 यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरे पास में अब यहां पे देखो ये आ चुका है 1/4 के बराबर। अब अल्फा भी मुझे यहां पे फाइंड करना पड़ेगा, एंड ये जो आपका रिलेशन है कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा। तो हमें यहां पे इसका मतलब म्यू भी निकालना है, हमें यहां पे सिग्मा भी निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, एंड दैट्स हाउ, है ना, यू कैन फाइंड अल्फा। अल्फा फाइंड करेंगे तो फिर हम यहां पे, है ना, ऑब्वियसली जो भी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं वो निकाल के फाइनल आंसर बता पाएंगे। ऑलराइट, सो हमें यहां पर इसका मतलब म्यू की कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो नाउ म्यू क्या है बेटा, म्यू क्या है, म्यू आपका यहां पे सिग्मा पी आई एक्स आई है। ऑलराइट, अभी अभी हमने किया था वैसा ही काम फिर से करो, पी आई एक्स आई पी आई एक्स आई पी आई एक्स आई पी आई एक्स आई, ठीक है ना। पी आई एक्स आई मतलब अल्फा बाई 3, पी आई एक्स आई मतलब 1/4, पी आई एक्स आई मतलब 0, पी आई एक्स आई मतलब -3/4, राइट। सो आपका म्यू का वैल्यू कितना निकल कर आता है, अल्फा बाई 3 एंड -1/2, ये आ गया म्यू का वैल्यू। ऐसे हम यहां पे एक बार सिग्मा भी निकालना चाहेंगे, सिग्मा निकालो या फिर सिग्मा स्क्वायर निकालो। सिग्मा स्क्वायर में क्या है, अंडर रूट लिखना नहीं पड़ता बार बार, तो आई गेस सिग्मा स्क्वायर लिखना ज्यादा इजी है, फिर बाद में देखेंगे अंडर रूट लगा लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। तो आपके यहां पर जो सिग्मा स्क्वायर है उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस जो आपने मीन निकाल कर रखा है उसका स्क्वायर। तो आपके पास में यहां पे सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 3, पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब यहां पे फिर से 1/4 आएगा, पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब यहां पे फिर से 0 आएगा, पी आई एक्स आई स्क्वायर तो यहां पे 9/4 आएगा, राइट। सो पी आई एक्स आई स्क्वायर कंप्लीट हो गया आपका यहां पे। उसके बाद में आप यहां पे माइनस क्या करेंगे, जो आपने ऑलरेडी मीन निकाल के रखा है अल्फा बाई 3 -1/2 उसका स्क्वायर कर लोगे, है ना, सब्ट्रैक्ट। इसको एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आता है यहां पे। तो आपके इसमें यहां पे अल्फा स्क्वायर बाई 3 प्लस 1/4 प्लस 9/4 10/4 हो जाएगा टोटल, 10/4 ही लिख लेते हैं यहां पे। ऑलराइट, सो हमारे पास में यहां पर आ गया है 10/4, एंड उसके साथ में क्या है, उसके साथ में हमारे पास में माइनस के साथ में अल्फा स्क्वायर बाई 9 1/4 एंड माइनस अल्फा बाई 3, ऐसा यहां पर बनेगा, है ना। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया और कुछ खास यहां पे ट्रांजिशन नहीं है इसके अंदर। यहां पर आप देख सकते हो कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बेसिकली कितना आ जाएगा,
यहां पे आप 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सो 3 अल्फा स्क्वायर बाय 9, अल्फा स्क्वायर बाय 9, तो 2 अल्फा स्क्वायर बाय 9 आपका बचेगा। उसके बाद में 10/4 1/4 तो 9/4 आपका यहां पर बचेगा, एंड माइनस माइनस प्लस करके अल्फा बाय 3 आपका बचेगा। तो ये क्या आया है, ये आपका सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, राइट। तो हमारे पास में म्यू आया है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, हमारे पास में सिग्मा स्क्वायर आया है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको अब हम यूज करना चाहेंगे, राइट। सो ये इक्वेशन हमें कह रही है कि यार जो आपका सिग्मा माइनस म्यू है ना वो 2 के बराबर है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर जो है वो म्यू प्लस 2 के बराबर है, म्यू प्लस 2 के स्क्वायर के बराबर है। अंडर रूट अवॉइड करना चाहता हूं यहां पर लिखना, है ना, क्योंकि यहां पे स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास में, तो हमने इसको पहले यहां पे मॉडिफाई कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा स्क्वायर डालना है, तो वो तो ये वाली वैल्यू है, इसको चिपका देते हैं यहां पे। तो 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9/4 प्लस अल्फा बाई 3, और यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू प्लस 2। इसके अंदर अगर आप 2 ऐड करते हो तो कितना बन रहा है, म्यू प्लस 2 करोगे तो यहां पर अल्फा बाई 3 एंड प्लस 3/2 बनेगा। इसका स्क्वायर ओपन करके देखते हैं कितना आएगा। तो 2 अल्फा स्क्वायर बाय 9, 9/4 अल्फा बाई 3, अल्फा स्क्वायर बाय 9, उसके साथ में यहां पे 9/4 एंड अल्फा, है ना, ऐसा आपका इसमें बनेगा। एक बार चेक करो, 2ab वाला टर्म, 2ab वाला टर्म आपका अल्फा के बराबर बन रहा है। तो व्हाट ऑल थिंग्स आर गेटिंग कैंसल्ड आउट। आप यहां पे एक चीज तो देख सकते हैं, 9/4 आपका फॉर श्योर कैंसिल हो रहा है, एंड इफ यू ब्रिंग अल्फा स्क्वायर बाय 9 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके इसमें एक अल्फा स्क्वायर बाय 9 बचेगा, एंड अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा बाय 3 एंड अल्फा सब्ट्रैक्ट करके -2 अल्फा बाय 3 आपके पास में बचेगा। ऑलराइट, सो आई गेस दैट्स इट। हम यहां पे इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये बन रहा है आपका अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इंटू अल्फा -6 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा के दो पॉसिबिलिटीज आपके पास में आते हैं, या तो आप अल्फा की वैल्यू 0 ले सकते हैं या फिर अल्फा की वैल्यू 6 के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, सो एकदम बेसिक सा ही यहां पर कैलकुलेशन है। हमने क्या किया है, देखो पिछले सवाल में भी हमने अप्लाई वही फॉर्मुलेस किए थे, सिग्मा PIXI, है ना, और यहां पे ये वाला फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर का। लेकिन क्या है, यहाँ पे डेटा सीधा सीधा दे रखा था, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, आपका आंसर आ गया, आपने मार्क करके आगे बढ़ गए एंड खुश हो गए कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते आ गया, राइट। लेकिन जब आप यहां पे आ रहे हो तो ओनली इश्यू इज कि यार यहाँ पे वेरिएबल में आपको डील करना पड़ रहा है। तो आई गेस एवरीबडी शुड बी ओके विद दैट कि कोई बात नहीं यार, यहाँ पे वेरिएबल के बाकी फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा है ना, राइट। सिग्मा PIXI लग गया, यहां पर भी आपका सेम फॉर्मूला लग गया है, एंड यहां से हमारे पास में अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अब यहां पे एक डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो यहां पे डिस्कस करना चाहिए, विच इज कि आपका रैंडम वेरिएबल का वैल्यू ऑलरेडी यहां पर जो है एक बार 0 इस्तेमाल कर रखा है हमने। अगर यहां पर ऑलरेडी 0 है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें यहां पर पता है, तो हम वापस यहां पे 0 नहीं यूज कर सकते हैं। रैंडम वेरिएबल के अंदर यहां पर जो आपके पास में वैल्यूज आती है वो सारी अलग अलग वैल्यूज ही आपके पास में आनी चाहिए कि इस वैल्यू की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस वैल्यू की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो क्योंकि मेरे पास में इस टेबल में ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट करता है, तो मैं अब अल्फा की वैल्यू एक्चुअली 0 फिर से नहीं ले सकता। इस पोजीशन पे 0 लिखना अलाउड नहीं है आपको, है ना, सारी अलग अलग वैल्यूज आना चाहिए। तो आपको यहां पर इसका मतलब इसको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू 6 के बराबर ही आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन यहां पर हमारे पास में एक पर्टिकुलर अल्फा आया है। एंड नाउ लुक एट द क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व। हमें बेसिकली यहां पर जो है क्या निकालना है, सिग्मा प्लस म्यू निकालना है। लेकिन हम जानते हैं कि सिग्मा किसके बराबर है, सिग्मा तो आपका म्यू प्लस 2 के बराबर है, राइट। मतलब आपको यहां पे 2 म्यू प्लस 2 का वैल्यू निकालना है, और म्यू का वैल्यू आपका कितना है, म्यू अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके इसमें अल्फा बाई 3 -1/2 है, राइट। बस आपको यहां पर इसका मतलब अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर मिल जाना चाहिए। अल्फा की वैल्यू आप कितना यूज करना चाहोगे, यहां पे 6 के बराबर इस्तेमाल करना चाहोगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 एंड 2 -1/2 एंड +2, इस टाइप से आपको सॉल्व करना चाहिए, विच इज बेसिकली मेकिंग इट 5 एज द करेक्ट आंसर, है ना। इसका आंसर 5 आपका निकलेगा। सो ये वाला सवाल आप अगर यहां पे एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हो ना, तो ये काफी इजीली आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मुलेज आपके पास में 2-3 ही है, ठीक है ना। 3 फॉर्मुलेज आप यहां पे अल्टीमेटली मान सकते हो कि सिग्मा PI इज इक्वल टू 1, इसको भी अगर आप चाहो तो एक फॉर्मुला की तरह ट्रीट कर सकते हो। देन म्यू का एक फॉर्मुला है, एंड देन सिग्मा स्क्वायर का एक फॉर्मुला है। ऑलराइट, लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन, एंड अगला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको और मजा आएगा, है ना। ये भी आपका रिसेंट सवाल ही है। 3 rotten apples are accidentally mixed with 15 good apples। आपके इस सवाल के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। क्या हुआ है कि भाई 3 रॉटन एप्पल्स आपने मिला दिए हैं
15 गुड एप्पल्स के साथ में, अज्यूमिंग द रैंडम वेरिएबल x टू बी द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स। तो यहां पर क्या है, इन्होंने प्रैक्टिकली एक सिनेरियो क्रिएट करके रैंडम वेरिएबल को समझाया भी है। पिछले क्वेश्चन में अगर आप यहां पर देखते हैं तो इन्होंने बोला कि यार x नाम का एक रैंडम वेरिएबल है और उस रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हमें दे दी थी, लेकिन ये x एक्चुअली किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है हमें नहीं पता था। तो ये काफी मैथमेटिकल और यहां पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला सवाल था। अगले सवाल में क्या हो रहा है कि आपको प्रैक्टिकली यहां पर बताया जा रहा है ना, कि यार ये रैंडम वेरिएबल किस चीज को हम बोल रहे हैं, है ना, कैसे हमने इसको डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल को। Assuming that the random variable x to be the number of rotten apples in a draw of 2 apples। तो मैं अगर अब इन 18 एप्पल्स में से, जिसमें से 15 अच्छे हैं और 3 खराब है, अगर मैं 2 एप्पल निकालता हूं, है ना, ड्रॉ ऑफ 2 एप्पल्स, तो क्या क्या हो सकता है। तो रॉटन एप्पल्स के नंबर आप एक बार सोच के देखो क्या क्या हो सकते हैं, वही आपका रैंडम वेरिएबल का काउंट है। तो आपका जो रैंडम वेरिएबल है, देखो ध्यान से, वो यहां पे 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है और वो 2 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने यहां पे 2 एप्पल्स इन 18 एप्पल्स में से निकाले, तो हो सकता है कि हमें एक भी रॉटन एप्पल ना मिले किस्मत से, हो सकता है कि हमें एक मिले, या फिर हो सकता है कि दोनों के दोनों हमें यहां पे रॉटन एप्पल्स ही मिले हों, ठीक है ना। लेकिन इससे ज्यादा कोई सीन नहीं बन सकता है, क्योंकि आपने निकाले ही 2 हैं, आपने 2 ही निकाले हैं, तो आपके पास में यहां पे या तो वैल्यू रॉटन एप्पल्स की, नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स ही है आपका x, राइट। तो या तो 0 होगा x का वैल्यू, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा। क्या मैं यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्रिएट कर सकता हूं, इस बार खुद से लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि देखो मैंने यहां पे 2 ड्रॉ करे हैं 18 में से, लेकिन मुझे एक भी रॉटन एप्पल नहीं मिला, तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि यार आपने बाय चांस 15 में से ही 2 उठा लिए, जबकि आप 18 में से कोई से भी 2 उठा सकते थे, है ना। आपने इसमें से ही 2 एप्पल्स बाय चांस उठा लिए हैं, इसलिए आपको एक भी रॉटन एप्पल नहीं मिला। लेकिन आपको अगर एक रॉटन एप्पल मिला है, इसका मतलब आपने 3 में से 1 उठाया है, 15 में से 1 उठाया है, जबकि आप ओवरऑल 18 में से 2 उठा सकते थे। और यहां पर आप बोलोगे कि आपने 3 में से ही 2 उठा लिए, किस्मत काफी खराब है आपकी, है ना। इतने सारे एप्पल्स थे, लेकिन आपने जो 3 खराब वाले थे उसमें से ही 2 उठा लिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, एक तो यहां पर ये थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कि रैंडम वेरिएबल किस तरह से हमने सोचना चाहिए, राइट, उसके बारे में। प्लस यहां पे इसने टेबल हमसे खुद से क्रिएट करवाया है, एक सिनेरियो देके इसने टेबल हमसे क्रिएट करवाया है, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चंस में टेबल वगैरह सब कुछ दे रखा था हमें। तो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, राइट। अब मुझे यहां पर इसका वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना है, तो अब तो मेरे पास में टेबल आ गया ना, मेरे पास टेबल आ गया, तो अब तो यहां पर मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ही लूंगा, क्योंकि यहां पर वो स्टैटिस्टिक्स टाइप के फॉर्मेट्स जो है वो अप्लाई करके हमें अपना आंसर निकालना है। सो वेरिएंस निकालना है तो पहले तो मीन निकाल ही लिया करो। इवन इन द क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो आप यहां पे सॉल्व करते हो, हमेशा यही आपका फ्लो रहता है वेरिएंस के क्वेश्चंस में। तो मीन जो है आपका कैसे निकलता है, सिग्मा पी आई एक्स आई से निकलता है, ठीक है, पी आई एक्स आई एंड देन पी आई एक्स आई एंड देन पी आई एक्स आई, ठीक है ना। तो यहां पे पहला वाला तो 0 हो जाएगा, उसका दूसरा वाला जो है ये कितना है, 1 मल्टीप्लाई करके इतना ही बनेगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 15 मतलब 45, नीचे आ जाएगा आपका इसमें 18 इंटू 17/2, राइट, 18C2 ऐसे ही होगा। एंड प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा दिस इंटू दैट, मतलब ये हो जाएगा 3C2 कितना होता है, 3C2 आपका 3 के बराबर होता है, इंटू दिस करेंगे तो 6 आएगा। एंड नीचे आपके इसमें कितना आ रहा है, 18 इंटू 17/2, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो अगर आप यहां पे अब इसको अगर कैलकुलेट करके देखोगे, तो आपके पास में क्या निकल कर आ रहा है, आपके पास में यहां पर एक सिंप्लीफाइड वर्जन है ना पी आई एक्स आई का बनने वाला है। कितना बनेगा एक बार ध्यान से देखें, ये हो जाएगा आपके इसमें कितना है 45 इंटू 2, अगर हम यहाँ पे एटलीस्ट कैंसिल कर सकते हैं एटलीस्ट, तो उतना कर लेते हैं। यहाँ पर इसको 9 बना लेते हैं, इसको भी कैंसिल करके 9 बना लेते हैं। डिनोमिनेटर आपका सेम है ना, अगर आप चाहो तो एक लेवल और यहाँ पे कैंसिलेशन पहले से कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे 51/9 इंटू 17 बोल के भी सिंप्लीफाई कर लो। 15 यहाँ पे 3 टाइम्स चला जाएगा, आपका अल्टीमेटली 1/3 बनेगा, ठीक है ना। पहले भी कैंसिलेशन डेफिनेटली आप कर सकते थे, बट अल्टीमेटली 1/3 आपका यहाँ पर वैल्यू बन रहा है, ऑलराइट। ये क्या है आपका, ये मीन का वैल्यू अल्टीमेटली निकल गया, काफी सिंपल वैल्यू निकला है एज कंपेयर टू द डेटा जो हमारे पास में था। ये तो देख के अच्छा ही लग रहा। अब हम वेरिएंस का अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर मीन हम 1/3 डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो आपका यहां पर जो वेरिएंस है वो क्या है, जो एक्चुअल सवाल है आपका वेरिएंस, उसके अंदर क्या है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर करना है एंड माइनस जो आपका ऑलरेडी मीन आ चुका है उसका स्क्वायर करना है। सो सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो यहां पे तो तब भी 0 ही आएगा पहला वाला,
इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही वैल्यू आपका बनना चाहिए, है ना, विच इज 45 अपॉन 18 इंटू 17 इंटू 2, है ना, सेम ही है, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया। और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, है ना, pi x स्क्वायर, या फिर एक बार फिर से आप लिख लो, ये 3 इंटू 4 बेसिकली आपके यहां पर बनेगा। एंड अपॉन जब आप यहां पे 18c2 ओपन करोगे तो आपके पास में यहां पे 18 इंटू 17 अपॉन 2 आएगा, है ना, अपॉन 2 हम ऊपर लिख सकते हैं। सो ये आपके इसमें बेसिकली वैल्यू अभी बनी है। ये क्या है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। एंड आई गेस दैट्स इट। आप अगर इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। एंड क्या काम हो रहा है यहाँ पर 45 अपॉन 9 इंटू 17 है, विच आई कैन सी। फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 12 अपॉन 9 इंटू 17 है। वाई एम आई इंटरेस्टेड इन 9, क्योंकि आगे भी एक 9 आने वाला है, -1/9 फर्दर मेरे पास में है, ठीक है ना। सो 9 को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 57 अपॉन 9 इंटू 17 है एंड -1/9 है। थोड़ा सा आप यहाँ पे अभी क्या है एलसीएम लेके इसको देखो कि फाइनल वैल्यू आपकी क्या बन रही है। तो हो जाएगा आपका 57 - 17 अपॉन 9 इंटू 17। एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ बन रहा है, विच इज बेसिकली 40 अपॉन 17 इंटू 9, है ना। कितना हो जाएगा, मतलब ये 153 हो जाएगा, राइट। 40 अपॉन 153 आपका यहां पर जो है फाइनल सिग्मा स्क्वायर का ही आंसर निकल कर आ गया। यही क्वेश्चन था आपका 40 अपॉन 153, ठीक है ना। तो आपका डी आंसर यहां पर करेक्ट बन जाता है। आई गेस अभी हमने यहां पर जो बेसिकली कुछ सवाल सॉल्व किए हैं, एंड ये मानते हुए कि आपने यहां पर इसके पहले स्टैटिस्टिक्स में भी वेरिएंस कहीं ना कहीं यहां पर सॉल्व करके रखा होगा, आई थिंक अंडरस्टैंडिंग आपकी यहां पे अभी कंप्लीट हो चुकी है। आपको यहां पर समझ में डेफिनेटली आ चुका होगा कि अच्छा ठीक है यहां पे चल क्या रहा है, राइट। रैंडम वेरिएबल है ना इस बार, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली यहां पर सोचा भी कि यार ये क्या है, रॉटन टोमेटोज का काउंट है। तो वो रॉटन टोमेटोज हो सकता है हमें एक भी ना मिले, या फिर एक मिले, या फिर 2 मिले, और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी हमने खुद ने ही निकाली है। तो आप यहां पे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे विद अदर क्वेश्चंस एज वेल कि यार कुछ हुआ होगा यहां पर कुछ हुआ होगा, है ना। तो रैंडम वेरिएबल की कुछ वैल्यूज हैं और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं। हमें इससे मतलब नहीं है को एग्जैक्टली क्या था उसने यहां पर डेटा लेकिन मुझे दे के रखा है, राइट। वैसे यहां पर भी इस क्वेश्चन में क्या था हमें नहीं पता, है ना, वो रैंडम वेरिएबल क्या है, लेकिन वो रैंडम वेरिएबल क्या बन रहा है वैल्यू, और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हमें एक टेबल में देख रखी है। तो जैसे ही हमारे पास में टेबल आ जाता है हम फॉर्मुलेस लगाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने बेसिकली मोटा मोटा यहां पर अपना फ्लो के अंदर इंपॉर्टेंट लोकेशन मान के चलना चाहिए, राइट। नाउ व्हाट एल्स यू शुड बी लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज कि अगर मेरे पास में कोई स्पेशल केस आ जाता है कि आपके उसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में है, एंड फिर आपको यहां पे उस डेटा के लिए मीन और वेरिएंस निकाल के बताना है। तो आपके पास में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पहली बात तो कैसे होती है, यहां पर आपको अगर याद हो तो हमारे पास में एक ही चीज हम बार बार करते हैं। कितनी बार करते हैं, n बार करते हैं। जब भी हम कर रहे हैं तो हमारा सक्सेस p से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा फेलियर जो है उसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। और n बार करने में अगर मैं यहां पे r टाइम्स सक्सेस चाहता हूं तो इसका जो कॉम्बिनेशन से हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर बनता है वो क्या है, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, ठीक है ना। ये जो आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन है, ये अगर आप किसी रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई करते हो तो आपका टेबल तो यहां पर भी बन ही जाएगा, है ना, कि यार आपका रैंडम वेरिएबल लेट से r का वैल्यू आपका 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, r का वैल्यू आपका 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप ऐसा पूरा एक टेबल इस केस में भी बना सकते हो, राइट। लेकिन इस बार जब आप यहां पे इस बड़े वाले फॉर्मूले को यूज करते हो ना, ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला, तो सिंप्लीफाई अगर आप करते जाओ थ्योरेटिकली ही, रादर देन डूइंग इट इन एवरी क्वेश्चन, आप थ्योरी में ही इसको सिंप्लीफाई जब कर लेते हो तो आपको सिंप्लीफाई करते 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 डेरिवेशन मान सकते हो आप इसको। सिंप्लीफाई करने का मतलब आप इस फॉर्मूले को जब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करते हो और फिर सिंप्लीफाई करते जाते हो तो आपको एक्चुअली इतना सिंपल फॉर्मूला मिल जाता है कि मीन का वैल्यू आपका n इंटू पी के बराबर आ जाता है, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला आपका n इंटू पी इंटू क्यू बन जाता है। That's how easy it becomes if the question is related to BPD, binomial probability distribution का अगर आपका सवाल है, then that's how easy your calculations actually become, है ना। क्यों easy है, क्योंकि यार n और p का प्रोडक्ट करना है बस। n क्या है, p क्या है आपको पता है, और वेरिएंस के लिए आपको n, p और q का प्रोडक्ट करना है,
ठीक है, आपको यहां पे कोई भी बड़े फॉर्मुले लगाने की जरूरत एक्चुअली नहीं है। तो इसके ऊपर सवाल कैसे आ सकते हैं? ऑब्वियसली चिंदी ही सवाल आएंगे, क्योंकि आपका यहां पर पूरा जो दिक्कत था यहां पे कि आपको बहुत सारे वैल्यूज कैलकुलेट करके है ना कुछ सॉल्यूशन लंबा चौड़ा क्रिएट करना पड़ रहा है, वो तो खत्म ही हो गया। तो सवाल में देखो यहां पे लेकिन क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, जैसे कि यहां पे मेंशन्ड है। सो इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहां पे अगर n और p के मदद से, है ना, n मतलब क्या है, आपने कितने बार एक्सपेरिमेंट किया है, एंड p क्या है कि हर बार किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी राउंड में आपका यहां पे सक्सेस का चांस p के बराबर है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड वेरियंस। तो मीन क्या है बेटा आपका n इंटू p के बराबर है, एंड वेरियंस क्या है आपका n p q के बराबर है, राइट। तो इसका सम करना है, उसकी वैल्यू आपको 5 के बराबर दी है, और इसका प्रोडक्ट करना है और इसकी वैल्यू आपको 6 के बराबर दी है, राइट। एंड बस इतना ही दिया है, बस इतना ही दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर अपना जो है एन, पी और क्यू निकालना है, एंड अल्टीमेटली ये जो भी कैलकुलेशन है ये करके फाइनल आंसर मार्क करना है। सो इसके अंदर एक हिडन कंडीशन होती है जो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि आपका p प्लस क्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। p प्लस क्यू आपका हमेशा 1 के बराबर ही होता है, सक्सेस एंड फेलियर के चांसेस मिला के 1 होते हैं। तो एक्चुअली 2 इक्वेशन उसने दे दी और एक हिडन इक्वेशन p प्लस क्यू इक्वल टू 1 हमारे पास ऑलरेडी है। इसका इस्तेमाल करके हम यहां पे एक्चुअली तीनों अननोन्स n, p और q निकाल सकते हैं, राइट। सो व्हाट आई एम थिंकिंग हियर इज कि चलो एक काम ऐसा करते हैं कि यहां से np कॉमन निकालते हैं और फिर इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लेते हैं। np कॉमन निकाला और फिर इक्वेशन को स्क्वायर कर लिया, तो मेरे पास में ऐसा कुछ बनेगा। स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो n स्क्वायर p स्क्वायर तो देखो मेरे पास में आ ही रहा था, एक q बस यहां पे अलग से बैठा हुआ था, राइट। तो हम अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास q में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको सॉल्व करके q आ जाएगा, q आ जाएगा तो इस छोटी सी इक्वेशन से p आ जाएगा, p आ जाएगा तो n भी आ ही जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी आर थिंकिंग। हमें यहां पर अब जो है ज्यादा वेरिएंस का क्वेश्चन है या फिर मीन का क्वेश्चन है उस डायरेक्शन में सोचना है, आपको यहां पे सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन है ऐसा इसको सोचना है, ठीक है। तो आप यहां पर इसको डिवाइड कर लोगे तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन क्यू, दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। बस आपका सॉल्व करने का स्पीड बस यहां पे बताएगा कितने जल्दी आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6q स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12q इज इक्वल टू 25q। तो ये हो जाएगा 6q स्क्वायर माइनस 13q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 36 13 मतलब किससे यहां पर ब्रेकिंग में आपको मदद मिलेगी, 9q एंड 4q से मदद मिलेगी, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो कितना, 3q, यहां से कॉमन निकाल सकते हो -2, अंदर बचेगा आपका 2q माइनस 3। तो या तो आंसर आपका 2/3 है या फिर 3/2 है। तो ऑब्वियसली q आपका प्रोबेबिलिटी है फेलियर का, राइट, तो वो फ्रैक्शन वैल्यू ही आपको लेनी पड़ेगी। तो q का वैल्यू यहां से क्लियर हो गया है कि आपका कितना बनेगा, 2/3 के बराबर बनेगा। तो p का वैल्यू क्या है, 1 माइनस q के ही बराबर है, मतलब 1/3 के बराबर बनेगा। एंड आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर अपना डेटा इस्तेमाल कर लो, है ना। तो आप अगर यहां से np कॉमन निकालते हैं तो np कॉमन निकालने के बाद में 1 प्लस क्यू करने पे आपको 5 मिल रहा है पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है ना। तो n हमें नहीं पता, p लेकिन पता है 1/3 के बराबर है, एंड q 2/3 के बराबर थे, यहां पर आपको 5/3 मिलेगा। तो दैट कैंसिलेशन के बाद में आपको n का वैल्यू 9 के बराबर देता है। तो हमें यहां पर n, p एंड q सब चीजें पता चल चुकी हैं, ठीक है ना। तो आपको यहां पर ये छोटा सा कैलकुलेशन लास्ट करना है, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट अवर आंसर, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही सस्ती चीज है, ये तो आप सबको करते डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेट है यार। तो आप यहां पे 6 टाइम्स ऑफ क्या करना चाहोगे, 9, एंड देन यहां पे p का वैल्यू 1/3 एंड माइनस 2/3, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 54 माइनस 1/3 माइनस 1/3 मतलब -2, तो 52 आपका यहां पे फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो 52 मतलब बी आंसर आपका यहां पर करेक्ट होना चाहिए। जब भी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन का फॉर्मूला एंड वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है। ऑलराइट, चलो और एक सवाल करते हैं, यहां पर देखते हैं क्या आप यहां पे पकड़ पा रहे हैं। यहां पर देखो क्या हो रहा है, A random variable x follows binomial distribution. We are very happy. चलो यहां पर मतलब छोटे वाले फॉर्मूले लिखने वाले हैं। For which the difference of the mean and variance is 1. इस बार क्या किया है, मीन मतलब np एंड वेरिएंस मतलब npq, इसका जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है ऐसा दे रखा है, ठीक है।
ऑलराइट, तो यहां पे अगर आप एनपी फिर से कॉमन निकालते हैं तो अंदर आपको 1 माइनस क्यू मिलेगा, एंड 1 माइनस क्यू एक्चुअली पी के ही बराबर होता है, तो एनपी स्क्वायर मतलब आपका 1 के बराबर है, ऐसा आप यहां पे सिंप्लीफाइड वर्जन इसका क्रिएट कर पाएंगे। तो एक तो ये बात हो गई। अब आगे इसने एक और कंडीशन दी है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि हमारे पास में 2 कंडीशंस होनी चाहिए कम से कम। तीसरी कंडीशन क्योंकि हिडन कंडीशन p प्लस क्यू इक्वल टू 1 वाली तो होती है हमारे पास में, ठीक है ना। तो एक तो इसने ये सेंटेंस के फॉर्मेट में इक्वेशन दे दी, दूसरा इक्वेशन पूरी तरह से उसने लिख के ही दे दी है। तो इसको आप यहां पे समझने की कोशिश करो कि यहां पे जब भी आपको बोलता है कि प्रोबेबिलिटी है जहां पे x की वैल्यू 2 के बराबर है, मतलब ये एक्चुअली बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से r की वैल्यू आपको दे रहा है, ठीक है ना। यहां पे जो r होता है उसकी वैल्यू एक्चुअली आपको यहां पे ये दे रहा है, राइट। सो यहां पे r की वैल्यू आपको क्या दे रहा है, 2 के बराबर दे रहा है, राइट। तो मैं यहां पे अगर अप्लाई करता हूं इस आइडिया को, तो NC2 सक्सेस की पावर में 2 एंड फेलियर की पावर में n-2, ऐसा एक ब्रैकेट बनेगी। राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स क्या है, फिर से एक प्रोबेबिलिटी है, यहां पे r की वैल्यू आपकी क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है ना। सो ये NC1 p की पावर में 1 q की पावर में n-1 ऐसा बन रहा है। अगेन अ वेरी सिंपल इक्वेशन टू सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n-1 अपॉन 2। p के साथ में क्या हो रहा है कि एक p इस तरफ बचेगा, एंड q के साथ में क्या हो रहा है कि q एक इस तरफ बचेगा, राइट। 3 टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ q। सो यू कैन कैंसिल आउट फर्दर फ्यू थिंग्स, 2 and 2 यहां पे कैंसिल हो रहा है, n और n यहां से कैंसिल हो रहा है, एंड व्हाट एल्स इज रिमेनिंग विथ अस। आप यहां पे अगर p अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो आपको np माइनस p इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 3q के बराबर वैल्यू मिल रही है। सो आई गेस ठीक है, मैं यहां पर जो है एक काम करता हूं, यहां पे np के साथ में अभी है ना, यहां पे इसको भी 1 माइनस p लिख लेता हूं। 1 माइनस p लिखने में इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि देखो यहां से n और p में एक इक्वेशन आ गई, यहां पे भी n और p में एक इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हम सॉल्व कर पाएंगे, दैट्स व्हाई दिस आइडिया। ये -3p इस तरफ आएगा तो आपको यहां पे 2p मिलेगा, तो np प्लस 2p इज बेसिकली 3 के बराबर, राइट। एंड np भी आप यहां पे रिप्लेस कर सकते हो, np का वैल्यू क्या है, 1/p के बराबर है ना। यहां से आप वैल्यू रिप्लेस करो, np जो है वो 1/p के बराबर है। तो पिछली बार आपके पास में क्वाड्रेटिक q में बनी थी, इस बार क्वाड्रेटिक आपकी p में आपने बना ली, ठीक है ना। कोई नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस, तो कितना हो जाएगा ये 2p स्क्वायर माइनस 3p एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप 2p कॉमन निकालेंगे, यहां से -1 कॉमन निकालेंगे, एंड p -1 आपका बचेगा। तो या तो p का वैल्यू आप बोलते हो कि हाफ हो जाए, या फिर बोलते हो 1 हो जाए, तो मतलब इसको रिजेक्ट कर लो और इसको आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। आपका यहाँ पे p का जो वैल्यू है अगर वो 1 हो जाए, ठीक है ना, देन इन दैट केस आप यहाँ पे बाकी वैल्यूज भी देख सकते हैं कि यार आपका p का वैल्यू 1 हो जाएगा तो n का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे एक ही बार कर रहे हो क्या एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। q का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, राइट। सो वो वाला काम हम यहाँ पे नहीं करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं n स्क्वायर p x ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू, राइट। एंड उसके लिए हम यहाँ पे किस केस को लेके चल रहे हैं, p की वैल्यू हाफ हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ऑलराइट। p की वैल्यू अगर आप यहाँ पे हाफ लेके चलते हैं, मतलब आप q की वैल्यू भी हाफ लेके चल रहे हैं, एंड p की वैल्यू अगर आपकी हाफ है, तो आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू आपका 4 के बराबर हो जाएगा, ये भी अब तय हो चुका है। n का वैल्यू आपका 4 के बराबर, राइट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है n स्क्वायर p x ग्रेटर देन 1, यहां पर इसने बोला है। तो आपको जैसे कि यहां पर मैंने आपको बोला था, है ना, कि यार यहां पे ये जो बताने की कोशिश करता है, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन में r की ही वैल्यू बताने की कोशिश करता है, राइट। तो अगर ये आपकी कोशिश है, तो मतलब यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि r की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 सारी ले सकते हो। तो मैं कितनी लूं, r की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन 1 लेना चाहते हो तो आप यहां पे 2, 3 एंड 4 ले सकते हो, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आप यहां तक जाना चाहोगे। तो या तो आप ये 3 वैल्यूज लिखो, या फिर आप यहां पे टोटल माइनस जो गड़बड़ है उसको भी यहां पे हटा सकते हो। तो यहां पर तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, देखो यहां पे n की वैल्यू डाल दी मैंने। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ग्रेटर देन 1 चाहिए ना, मतलब आपको क्या क्या नहीं चाहिए वो आप हटा लो इसके अंदर से। तो आप यहां पे 1 में से क्या क्या हटा लो, कि आपकी x की वैल्यू जब 0 है, या फिर जब x की वैल्यू आपकी 1 है। अगर आपने ये दोनों चीजें हटा ली तो जो बच गया वो जो भी कुछ है वो ग्रेटर देन 1 वाली चीजें ही बची हैं आपकी, राइट। तो यहां पे आपको 2 ही वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आप एक्चुअल तरीके से आगे जाते हो, सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में नहीं जाते हो, तो आपको 3 वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, नॉट ए वेरी मेजर डिफरेंस। अगर आप चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, 16 टाइम्स ऑफ आपको क्या मिल रहा है, 1 माइनस आपका NCR सक्सेस की पावर में
सक्सेस मतलब 1/2 की पावर में 0 एंड फेलियर इज ऑल्सो 1/2 उसकी पावर में 4 माइनस 4C1 सक्सेस मतलब 1/2 की पावर में 1 1/2 की पावर में 1 एंड 1/2 की पावर में 3. दिस इज व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम हियर. ऑलराइट, सो आपके पास में यहां पर जो बन रहा है वो क्या है, 16 टाइम्स ऑफ 1 माइनस यहां पे आ जाएगा 1/16 एंड यहां पे आ जाएगा -4/16. राइट, 16 आप अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका फाइनल आंसर फिर क्या बनना चाहिए, आपका फाइनल आंसर यहां पर 11 के बराबर बनना चाहिए. ठीक है ना, चेक करना जरूर. 16 अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो 16 - 1 -4 16 - 5 मतलब 11 आपके यहां पे फाइनल आंसर होना चाहिए. राइट, 11 मतलब बी आंसर यहां पर आपका करेक्ट होना चाहिए. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप यहाँ पे मेरे ख्याल से काफी अपने पीवाईक्यूज में देख पाएंगे. और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस J1 की एप्लीकेशन पे देने वाला हूं उनको भी आप यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. ठीक है ना. सो इफ इट वाज योर फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, आई होप आप यहाँ पे इसको समझ पाए होंगे. आपको थोड़ा सा समय और स्पेंड करना चाहिए क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इसको पहले नहीं देखा है तो थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ा मैथमेटिकल फील हो सकता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जैसे प्रोबेबिलिटी के दूसरे सवालों में एकदम इंटरेस्ट आता है. ठीक है ना, ये वो सेक्शन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल है. बट इफ यू जस्ट गेट अ हैंग ऑफ इट कि यार फॉर्मुलेस है ना, हमारे पास में क्या क्या है, 2 कैटेगरी के फॉर्मुलेस हैं, एनपी एनपीक्यू वाले फॉर्मुलेस हैं या सिग्मा पीआई एक्सआई टाइप के आपके फॉर्मुलेस हैं. ठीक है ना, तो आपको पहले तो ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि यार ये वाला फॉर्मुला लगेगा कि वो वाला फॉर्मुला लगेगा, छोटा फॉर्मुला लगेगा कि बड़ा फॉर्मुला लगेगा, है ना. और उसके बाद में यहाँ पर बस आपके कैलकुलेशन पे ही आपको है ना मास्टरी हासिल बेसिकली करनी है. लेकिन ये मिनिमल एफर्ट डाल के आप यहाँ पे अपने एग्जाम के नंबर अगर कंफर्म कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई बुराई है. आपने यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक डेफिनेटली है ना कोशिश करना चाहिए कि आप मास्टर कर लो. ऑलराइट, सो आपको यहाँ पर अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस और मिलने वाले हैं J1 की एप्लीकेशन के, उसके ऊपर सॉल्व करो. एंड आपको यहाँ पे अगर इस ऐप पे अगर आप जाएंगे तो और भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पे फ्री रिसोर्सेस हमने दिए हैं. पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर आपको एक अलग से सेक्शन दे रखा है. फर्दर आपके पास में यहाँ पर बच्चों JMPP ज्वाइन करने का मौका है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो उसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आप रिवीजन बैचेस भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी 2025 के लिए हमारे पास यहाँ पे चल रहे हैं. इसका नाम ग्रेविटी बैच है. अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं देन आई गेस ग्रेविटी बैच इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. एंड अगर आप बाद में कभी देखेंगे तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे ग्रेविटी की जगह कुछ दूसरा बैच आपको नजर आए. बट देन अगेन उसके अंदर भी आपकी क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की गारंटी मैं डेफिनेटली आपको है ना अभी के अभी दे सकता हूं. ठीक है ना. सो आपकी टीम यहाँ पर जो है कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगा रही है कि आप सभी को यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिले जहां जहां पे हम हैं, चाहे वो J1 एप्लीकेशन हो चाहे वो यूट्यूब चैनल हो. तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल रहें. एंड अगर आप यूट्यूब के ऊपर नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करें एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको यहाँ पर ये सेशन देख के बेनिफिट मिला है. ठीक है ना. टेक केयर, बाय बाय.